आपको मॉलिक्यूलर वेट लिखना होता है। अभी जैसे ये एसिटानिलाइड है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप काउंट करोगे कि कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, दैट इज 135 ग्राम पर मोल, ऐसा उसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे आपको मिलेगा। आप सब टोटल करोगे तब 135 जितना आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा इसका, ठीक है। और इसका यूनिट भी लिखना रहेगा आपको ग्राम पर मोल, ओके। फिर ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दोनों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को लिया जाता है और यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है बिलो 20 डिग्री यहाँ पे रखा जाता है, मतलब नियरली जो है 5 डिग्री टू 10 डिग्री तक ही रखा जाता है। उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो आपको यहाँ पे नाइट्रेशन जो प्रोडक्ट बनानी है वो नहीं बन पाती यहाँ पे, ओके। तो क्या होता है कि एसिटानिलाइड लिया जाता है, उसके अंदर ये दोनों एसिड यहाँ पे ऐड किया जाता है। अमाउंट जो प्रिपरेशन में कितना लेना है वो आपको प्रिपरेशन में बताएंगे, बट यहाँ मैं रिएक्शन समझा रही हूँ। तो टेम्परेचर यहाँ पे ऑफकोर्स 10 डिग्री से बिलो रखते हैं, बहुत 5 to 10 जितना रखा जाता है। और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। और ये जो पूरी प्रिपरेशन जो रिएक्शन है वो नाइट्रेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि एसिटानिलाइड के ऊपर आप देख रहे हो कि नया ग्रुप यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, NO2 ग्रुप, ओके। तो अभी क्या होता है कि जब ये जो NHCOCH3 जो है दैट इज यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जब होता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पर। तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घूमता है और यहाँ से जो NO2 ग्रुप ये जो आपको मिल रहा है, ये NO2 ग्रुप जो है वो उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसलिए वो या तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ज्वाइन होता है यहाँ पे और दूसरा ऑर्थो पे होता है। तो ये जो हम रिएक्शन जिस टेम्परेचर और जिस कंडीशन में कर रहे हैं वहां पर हमको जो हमारा मेन प्रोडक्ट है पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड वो फॉर्म होता है, ओके। और बहुत ही कम अमाउंट में, जैसे आप यहाँ देख सकते हो माइनर में ऑर्थो नाइट्रो एसिटानिलाइड भी फॉर्म होता है, वो बहुत माइनर होता है, बट यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होता है दैट इज अवर पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड, ओके। तो ये जो माइनर और मेजर का जो फर्क आता है, एक्चुअली प्रिपरेशन में क्या होता है कि आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, जो सॉलिड में आपको क्रूड यहाँ पे प्रोडक्ट मिलती है, आप उसको ड्राई करते हो, उसके बाद वे किया जाता है और मेल्टिंग पॉइंट जब लेना होता है तब उस प्रोडक्ट का जो है यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्यों करते हैं, इसीलिए किया जाता है ताकि आपका जो मेन प्योर प्रोडक्ट है या इम्प्योरिटी है या फिर जो रिएक्टेंट जो है अनरिएक्टेड रह गया ऐसा कुछ, तो वो सब कुछ जो है यहाँ पे आपको प्योर फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में मिले, उसके बाद आप उसका मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो ये रिएक्शन करेंगे तो आपको ये वाला जो पार्ट है ऑर्थो वाला मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप रिएक्शन जब मेंशन करोगे, जब ये प्रिपरेशन लिख रहे हो तो वहां आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना ही लिख रहा है एसिटानिलाइड में से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको जो है ये पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड है, उसका भी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे ग्राम पर मोल में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, तो मैकेनिज्म वाला पार्ट आता है कि ऐसा क्या होता है अंदर एसिटानिलाइड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 HNO3 डालने से कि बाद में आपको ये प्रोडक्ट किस तरह से मिलता है। तो ये हम लोग ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके अंदर हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप लोग है ना अपनी मोबाइल पर से स्क्रीन जूम भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी जो है स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो जिस पार्ट पे मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है HNO3 ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो N नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखो ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के पास अपने 2 लॉन पेयर है और ये ऑक्सीजन जो है जिसके पास 2 बॉन्ड है उसके पास लॉन पेयर है यहाँ पर, ओके। ये कौन है भव्य करके ये फिर यहाँ पे जैसे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया, तो यहाँ पर एक्चुअली कितने, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 लॉन पेयर है,
तो अगर आप काउंट करने जाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 और 9, मतलब कि 1s2 के इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी वहाँ पे पूरी है। और नाइट्रोजन का आप काउंट करने जाओगे तो नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 बॉन्ड उसने बनाए तो 4 इलेक्ट्रॉन वो और बाकी के 2 1s2 के इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए और इस वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4, तो H2SO4 को किस तरह से लिखा जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और जब भी ऑक्सीजन आप मैकेनिज्म लिख रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर वहाँ पे ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, लोन पेयर आपको उसका लिखना ही है, ठीक है। तो ये सारे जो ऑक्सीजन है सबके पास 2 लोन पेयर रहेंगे यहाँ पे। और क्या होगा कि OH जो बॉन्ड है उसमें से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल रहा है, ओके। और वो हाइड्रोजन निकल के क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन है वो ज्वाइन हो रहा है इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन के पास जिसमें OH है ना, वहां पे उस ऑक्सीजन के पास ज्वाइन हो रहा है ये हाइड्रोजन। तो समझना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा है, ओके, तो ये बॉन्ड जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर की जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के जाएगा और इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएंगे। इसकी वजह से देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर, ओके। और यहाँ से हाइड्रोजन जो है निकल के ज्वाइन होगा कहाँ पर, नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन के ऊपर। तो देखो ज्वाइन हो गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे देखो 2 लॉन पेयर थे। अब 2 लॉन पेयर में से एक लॉन पेयर तो बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन तो बिना इलेक्ट्रॉन के आ रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से उन दोनों के बीच यहाँ पे देखो दोनों शेयर कर रहे इलेक्ट्रॉन, तब बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो इस वजह से काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 1s2 के 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर दूसरा NO2 वही है, तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन मैं रख देती हूँ, तो इसमें भी क्या होगा, अब जब यहाँ पे ये H2O फॉर्म होता है, सॉरी हाँ H2O, तो H2O प्लस फॉर्म हो रहा है विच इज अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। क्यों लेके निकल रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर की जाए तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन लेके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वो लेके जा रहा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का भी इसके पास आ गया, तो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव नेगेटिव निगलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे H2O रिलीज हो जाएगा। और H2O जब रिलीज हो रहा है तो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो क्या होगा फिर दूसरी तरफ ये एक और प्रोसेस हो रही है कि ऑक्सीजन जो ये दूसरा आपको नेगेटिवली चार्ज दिख रहा है ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर अलग लेती तो आपको पता चलेगा। तो ये जो दूसरा ऑक्सीजन जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज था, तो ये नेगेटिवली चार्ज जो है ऑक्सीजन यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसमें इसके पास भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज था, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो यूज हो जाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो ऑलरेडी प्लस चार्ज था और ऑक्सीजन ये वाला जो H2O वाला निकला वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा और उसकी वैलेंसी एक और कम हो रही है, यहाँ पे 3 हो जा रही है। तो वहां पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा लॉन पेयर के और इसके बीच बॉन्ड क्रिएट करेगा। तो देखो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो NO2 प्लस फॉर्म हो रहा है। तो अभी भी नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है 4 है और इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करने जाओगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है
नाइट्रोजन के कम है। तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 5 और 6 अभी भी 6 है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे सॉरी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और बाकी के ऑक्सीजन के पास अपने लॉन पेयर तो 2 रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से NO2 प्लस फॉर्म होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, HSO4 माइनस, क्योंकि H2SO4 था उसमें से H प्लस यूज हो गया तो क्या बचा, HSO4 माइनस। तो अब ये जो NO2 प्लस फॉर्म हुआ है, ये यहाँ पर अभी इस तरफ आ जाओ, NO2 प्लस फॉर्म हुआ है, तो ये NO2 प्लस जहाँ फॉर्म हुआ है तो ये एसिटानिलाइड है। ओके, जो हमारा मेन यहाँ पे रिएक्टेंट है वो। तो एसिटानिलाइड के पैरा पोजीशन पर हम देखें तो यहाँ पे एक कार्बन होगा और यहाँ पर एक कार्बन होगा। आप स्क्रीन जूम करके यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पे एक कार्बन होगा और यहाँ पे एक कार्बन होगा और दोनों के बीच पाई बॉन्ड है। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सपोज ये कार्बन ने यहाँ ले लिए तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हुआ। ओके, क्योंकि मैंने कहा था कि ये एसिटानिलाइड है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर घूमेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे घूमते हैं। ओके, तो ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये वाला जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, यहाँ से जो ये NO2 का N है वो यहाँ पर जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है पैरा पोजीशन पर वहां पर अटैक करेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से ये NO2 ज्वाइन हो चुका है। जहाँ नेगेटिव चार्ज है ऑलवेज रिमेम्बर यहाँ पे 3 लॉन पेयर आपको ऑक्सीजन के बनाने और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बताना है। ओके, और दूसरा जो है ऑक्सीजन उस पर 2 ही लॉन पेयर है और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये पैरा पोजिशन पे ज्वाइन हो रहा है, बट पैरा पोजिशन पे ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक और बॉन्ड जो है कैसे क्रिएट होगा, तो हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ओके, और वो रिलीज हो रहा है तो ऑफकोर्स कार्बन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस वजह से दोनों में जो है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वो वाटर मॉलिक्यूल, ये H2O कहाँ है, यहाँ पे था ना H2O, तो वही H2O था और दूसरा H प्लस जो रहेगा वो ये HSO4 के माइनस के साथ ज्वाइन हो जाएगा। HSO4 वो एसिड जो है अंदर सॉल्यूशन में रहेगा और फिर यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट आपका पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरा जो है आपका रिएक्शन रहेगा और मैकेनिज्म रहेगा। अभी ये रिएक्शन और मैकेनिज्म में किसी को कुछ ओके, मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया है और उसके अंदर एक यहाँ पे वीडियो प्ले हो रहा है, तो क्या ये जिनको विजिबल, सर आपको दिखाई दे रहा है ये? तो जैसा, और दूसरा मैंने आप लोगों को बोला कि अपने पास नोटबुक और पेन और अपनी एक नोटबुक अलग से बना के ही रखना। कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे समझा रहे हैं वो अगर आप उसमें से कुछ नोट करना चाहते हैं या कुछ भी रहता है और क्वेश्चन आंसर किसी को कुछ क्वेरी रहता है तो आप वो काफी चीजें यहाँ पर नोट कर सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, इसके अंदर कैलकुलेशन पार्ट आता है दूसरा, अभी मैं इसको प्ले नहीं कर रही हूँ, आप बाद में देख सकते हो। तो कैलकुलेशन पार्ट आता है, तो उससे पहले देखो रिएक्शन में जैसे मैंने आपको कहा था कि मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे आपको लिखना रहेगा, जैसे कि एसिटानिलाइड का 135 ग्राम पर मोल है, पैरानाइट्रो एसिटानिलाइड का यहाँ पे 180 आपको ग्राम पर मोल लिखा हुआ है। ठीक है, तो थियोरेटिकल ये आपको कैलकुलेशन करने आएगा, तो उसमें प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरेटिकल यील्ड आपको जैसे कैलकुलेट करनी है तो आप किस तरह से कर रहे हो यहाँ पे। तो प्रैक्टिकल यील्ड के लिए ये आपको बुक में ऑलरेडी फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ मिलेगा ही, पर अगर बहुत इजी है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, जो आपका ये प्रोडक्ट है मतलब पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 180 ग्राम वो लिखना है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल मतलब कौन सा, एसिटानिलाइड, उसका कितना लिखा हुआ है 135 ग्राम पर मोल, तो वो आप नीचे लिख दो। एंड देन वेट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल टेकन। ओके, मतलब स्टार्टिंग का जो आप मटेरियल ले रहे हो उसका वेट कितना है, तो जैसे आप प्रिपरेशन के थ्रू बुक के अंदर जो प्रिपरेशन दी है उसके अंदर स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि एसिटानिलाइड उसका वेट जो है वो यहाँ पे कितना 5 ग्राम जितना यहाँ पे वेट लिखा जाता है। ओके, तो
5 ग्राम जितना यहाँ पे वेट लिया जाता है एसिटानिलाइड का, और उस पर से ही पूरी प्रोसेस है। तो यहाँ पे वेट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल टेकन वो ग्राम में ही है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में आप ग्राम में ले सकते हो। और फिर इसको कैलकुलेट करोगे 180 डिवाइडेड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका जो है थ्योरेटिकल रेट नियरली 6.666 ग्राम जितना मिलेगा। और फिर प्रैक्टिकल यील्ड की बात करें तो आपको जो प्रिपरेशन मैंने समझाई कि एसिटानिलाइड है, उसके अंदर हम ये सब कुछ ऐड कर रहे हैं, तो लास्ट में जो आपको पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड की जो प्रोडक्ट मिल रही है वो प्रोडक्ट आप ड्राई करोगे, उसको सुखाओगे, ड्राई करने के बाद उसको वेट किया जाता है, क्योंकि अगर वो वेट रहेगा मतलब कि गीला रहेगा तो उसका वेट ज्यादा आएगा, इसलिए हम उसको अच्छे से ड्राई करेंगे, उसके बाद उसका वेट करेंगे। तो यहाँ पे नियरली उसका कुछ जो भी वेट मिलता है कि 4 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा है या 5 पॉइंट जो भी आपको वेट मिल रहा है। तो हमेशा जब वेट करने जाओ वे मशीन पर, ऑलवेज रिमेम्बर आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखना रहेगा। जैसे आपका वेट आ रहा है 4.189 ग्राम, तो 189 यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे डिजिट आए, तो वो ध्यान रखना था, ठीक है। तो वो लिखोगे और फिर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ यील्ड। परसेंटेज ऑफ यील्ड कैलकुलेट करना, यानी कि आपने प्रैक्टिकली कितना मिला है आपको वो ग्राम ऊपर लिखोगे, थियोरेटिकल वाला नीचे लिखोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल परसेंटेज इसके मिल जाएंगे। और ये वाला जो प्रिपरेशन है इसमें 70 to 80% जितना मतलब प्रोडक्ट मिलता है, तो परसेंटेज ऑफ यील्ड आपका वैसा ही कुछ मिलेगा आपको। और इसके अंदर मैंने कैलकुलेशन करके बताया भी है थियोरेटिकल यील्ड के अंदर, तो वो मैं आपको बता देती हूँ जैसे मैंने आपको बोला था वैसे करके। तो यस, यहाँ पे देखो 185 डिवाइडेड बाय 135 ग्राम और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ पे कर रहे हैं, ओके। और कितना मिल रहा है आपको 6.666 लिखा है ना, 666 ग्राम इतना। और सपोज प्रैक्टिकल यील्ड आपको 4.819 ग्राम जितना मिला है, आपने वेट किया है, तो उसके बाद यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो नियर बाय आपको जो है 72.25 या इतना परसेंटेज आपको परसेंटेज ऑफ यील्ड मिलेगा, ओके। तो यहाँ तक ये जो था आपका प्रिपरेशन पार्ट था, सॉरी मैकेनिज्म, रिएक्शन और कैलकुलेशन पार्ट। तो हमने मैकेनिज्म भी अच्छे से देख लिया, आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गया। अब इसके बाद का जो रहेगा प्रिपरेशन, किस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिकल करना है परफॉर्म, वो अब आपको यहाँ पे सर यहाँ पे समझाएंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैडम। सो स्टूडेंट्स, आपको मतलब ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कितनी कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। सो आपको चाहिए होगा इसके अंदर सबसे पहले रिएक्टेंट के तौर पे आपको ये नाम पता होना चाहिए। वैसे तो क्या होता है, ऑफलाइन एग्जाम होती है तो बहुत सारे आपके पास रिएजेंट होते हैं, आपको पता नहीं चलता क्या होता है। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर भी डिब्बा दिख रहा है दैट इज एसिटानिलाइड। अगर मैडम हो सके तो वापस से उसको दिखाना ताकि बच्चों को पता चले। प्रिपरेशन जब हम स्टूडेंट करते हैं ना, तो याद रखना कि रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट के कलर के अंदर काफ़ी चेंज होंगे। ये जो आपका एसिटानिलाइड है वो वाइट कलर का पूरा रिएक्टेंट है और जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी वो हो जाएगी येलो कलर की। तो ये एसिटानिलाइड है, आपकी बुक के अंदर एसिटानिलाइड लिखा हुआ और 5 ग्राम इसका वे करना है। तो वे कैसे करना होता है, आपको टैर के ऊपर क्लिक करके 0 करने के बाद वो सब पता है। तो उसके बाद ये आपको एसिटानिलाइड जो आपको दिख रहा है वो 5 ग्राम जितना लेना है। अब उसके बाद इस एसिटानिलाइड को हम ग्लास बीकर 250 ml वाले ग्लास बीकर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ये मैंने 5 ग्राम वे कर दिया है। देखो स्टूडेंट, कोई भी डाउट रहता है मुझे पता है वीडियो में चिपक चिपक के आएगा, चिंता मत करो, मेरी आवाज़ को सुन लो अच्छे से, बाकी पूरा रिकॉर्डेड है। तो 5 ग्राम जितना हमने एसिटानिलाइड ले लिया है और उसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, एसिटिक एसिड, जिसको हम डिजोल्व करेंगे ग्लेशियल एसिडिक एसिड के अंदर। ये जो आप देख रहे हो वो प्रीवियसली मेजर्ड है 5.2 ml जितना। ये सब वॉल्यूम आपको लिखे हैं, आपको बस उसी के अंदर वो वॉल्यूम को याद करके ऐड करना है और इसको फिर कंटिन्यूस स्टर करना है। 5.2 ml जितना हम ग्लेशियल एसिडिक एसिड ऐड कर रहे हैं कि कब तक स्टर करना है कि आपका जो एसिटानिलाइड है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाए। तो काफ़ी पोर्शन जो होगा एसिटानिलाइड का सॉल्युबल हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये होगा कि जो सॉल्युबल नहीं होता है तो
तो जो अगर आपका एसिटानिलाइड एसिडिक एसिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है तो उसको आप हल्का सा वार्म करोगे। वार्म कितना करना है, उसको हीट नहीं करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, आपको इतना वार्म करना है कि आपका जो सॉल्यूशन जो एसिटानिलाइड है वो क्लियरली सॉल्युबल हो जाए। तो हम इसको जेंटली वार्म करेंगे और सरफेस के ऊपर ऐसी वेपर्स डिपॉजिट हो जाएगी। अब जैसे ही ये वार्म हो गया तो इसको रख दो आप नीचे, और उससे अब उससे पहले आपको इसके बाद मतलब इस स्टेप के बाद आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है 10 ml। तो ये जैसे ही क्लियर हो जाता है सोल्यूशन, फिर इस क्लियर हो, ये को आप क्लियर हो चुका है, ब्राउनिश जैसा कलर हो चुका है, इसको हम रख देंगे और 10 ml जितना H2SO4 मेजर कर लेंगे। और इस जब H2SO4 हम ले रहे हैं तो आपको प्रिकॉशन ये रखना है कि टेस्ट ट्यूब आपकी गीली ना हो और टेस्ट ट्यूब स्टैंड के अंदर फिट होनी चाहिए। सो ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 10 ml है, और मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू हमने उसको मेजर कर लिया है 10 ml को। ठीक है, जब भी हमने 10 ml इसको हमने मेजर कर दिया है, अब उसके बाद तुरंत ही उसको हम धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब में मेजर करने के बाद धीरे धीरे ड्रॉप वाइज हम इसको ऐड करेंगे आपका जो एसिटिक एसिड है एसिटानिलाइड वाला मिक्सचर है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे हल्के से ड्रॉप वाइज ऐड करना विथ कंटिन्यूअस स्टरिंग। स्टरिंग रोकनी नहीं, अगर आपने रोक दी तो ऐसा हो जाएगा कि आपका एक ही जगह पे एसिडिफिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये हम कंटिन्यूअस स्टरिंग कर रहे हैं और जैसे जैसे आप स्टर करते जाओ रिएक्शन होता जाएगा। और ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट काफी रिलीज हो जाएगी। तो हमें हीट भी इतनी रिलीज ना होनी चाहिए। जैसे ही आपने इसको ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर उसको हम आइस बाथ या तो कोल्ड वाटर बाथ के अंदर रख देंगे। ये देखो डार्क कलर हो गया इसका H2SO4 के साथ मिक्सर होने के बाद। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है पूरे रिएक्शन के अंदर नाइट्रेशन में, और बाद में हम नाइट्रेटिक मिक्सचर बनाएंगे। H2SO4 था, इसका हमने रख दिया। अब ये कोल्ड वाटर बाथ है, कोल्ड वाटर बाथ के हमने रख दिया अंदर। मीनवाइल अब जैसे ही आपने रख दिया है उसके बाद क्या करना है, आपको नाइट्रेटिक मिक्सचर बनाना है। नाइट्रेटिक मिक्सचर मतलब क्या होगा कि HNO3 प्लस H2SO4 का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपको HNO3 चाहिए, फ्यूमिंग HNO3, और आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए। तो आपको H2SO4 लेना है 2.2 ml जितना, और HNO3 जो लेना है वो 1.4 ml। सेम वे में आपको सिलेंडर के अंदर मेजर करना है 2.2 ml योर H2SO4, 1.4 ml इज योर कंसंट्रेटेड फ्यूमिंग HNO3। ये होगा आपका नाइट्रेटिक मिक्सचर। इसको आप मेजर कर लो, फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको ट्रांसफर करना है। जैसे ही आपने मेजर कर लिया उसके बाद इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करो, और जैसे ही आप इसको ट्रांसफर कर लेते हो, अगेन ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, सॉरी टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब इंसर्ट होनी चाहिए, फिर उसको हम ट्रांसफर करेंगे और फिर उसको हम कोल्ड वाटर बाथ के अंदर रख देंगे। जैसे अभी अभी मैडम ने प्रीवियसली बोला कि ये जो है कोल्ड कंडीशन में होती है प्रिपरेशन। तो जैसे ही अपना नाइट्रेटिक मिक्सचर वो सब बनता है तो टेम्परेचर दोनों का इक्वल होना चाहिए। एसिटानिलाइड को एसिडिक एसिड के अंदर डिसोल्व कर दिया, H2SO4 डाल दिया, उसको ठंडा कर रहे हैं। नाइट्रेटिक मिक्सचर आ रहा है, नाइट्रेटिक मिक्सचर को भी हम काफ़ी ठंडा करेंगे। दोनों का टेम्परेचर मैच होना चाहिए। अगर टेम्परेचर का वहाँ पे डिफरेंस रहा तो मैं बोल देता हूँ रूटीन में काफ़ी बच्चों जल्दी करते हैं, तो ये हो जाता है कि वो लोग वहाँ पे भूल जाते हैं। ये बुक है, बुक के अंदर पूरा सब कुछ लिखा होता है प्रोसीजर। एग्जाम के अंदर आपको अलग से प्रोसेस भी दी जाती है, सब कुछ रिटर्न होता है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती है। याद रखना होता है तो क्या याद रखना होता है आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड कैलकुलेशन। इतनी 3 चीजें आपको विदाउट यूजिंग बुक पहले लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो हम वापिस आ जाते हैं जिसके अंदर आपको ये समझाया है कि हाँ नाइट्रेटिक मिक्सचर जब बन जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर तो उसको हम ठंडा करते हैं। जैसे ही हम ठंडा कर लेते हैं पूरे नाइट्रेटिक मिक्सचर, टेस्ट ट्यूब को एज वेल एज बीकर को, दोनों को हम कोल्ड वाटर बाथ, और आपकी जैसे अभी रूटीन एग्जाम अपने ऑफलाइन चलते हैं कॉलेजेस, तो जब आपकी एग्जाम आती है तो वो समर में आती है, तो उस टाइम में हम यूज करेंगे आइस बाथ। अभी तो पानी काफी ठंडा रहता है तो इसलिए हम कोल्ड वाटर बाथ यूज किया इसके अंदर रख देंगे हम। फिर 5 मिनट जितना हम रखेंगे, उसके बाद जैसे टेम्परेचर सेट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे, मतलब ये आप 5 मिनट करोगे क्या उस टाइम पे, तो दूसरी असेंबली सेटअप कर दो, फनेल ले लो, बीकर ले लो,
फिर दूसरी जगह पे वो अल्कोहल ले लो थोड़ा सा, फिल्टर पेपर रेडी करके बना दो, और एक आइस बाथ रखना। देखो आइस अलग से रखना है, क्यों? वाटर बाथ आइस बाथ तो है ही, ग्लास का बीकर होगा, उसके अंदर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ये क्या कर सकते हो कि आइस क्यूब्स भी रखना, क्योंकि आइस क्यूब के बिना आपकी प्रोडक्ट नहीं आएगी। आइस क्यूब या तो एकदम चिल्ड वाटर। तो अब जैसे ही आपका टेम्परेचर सेट हो जाता है नाइट्रेटिक मिक्सचर का और एसिटानिलाइड विच हैज ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड H2SO4, ड्रॉप वाइज अगेन विथ कंटिन्यूस स्टरिंग। बट बीकर को हम देखो, उसमें क्या होगा कि ये जब एसिड ऐड करेंगे ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो वापस से प्रॉब्लम ये आएगी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो प्रोडक्ट सॉल्युबलाइज हो जाएगी। तो इसके दो तरीके हैं। आप अगर आपको वाटर बाथ के अंदर ऐड करना नहीं पाता है तो बीकर को बाहर निकाल सकते हो, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर कंटिन्यूस स्टर करो और फिर इसी बीकर को हम वापस से कोल्ड आइस बाथ के अंदर रख देंगे। अब कंटिन्यूस स्टर करते जाओ। अब कंटिन्यूस ड्रॉप वाइज ऐड करने के बाद बहुत कंटिन्यूस स्टर करते जाओ तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। जैसे अंदर का टेम्परेचर चिल्ड हो जाएगा उसके बाद आपको तुरंत प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। सी उसे वैसे ही तुरंत प्रोडक्ट नहीं मिलेगी क्योंकि ये सब एसिडिक कंडीशंस है, तो जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट सॉल्युबलाइज नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम चिल्ड वाटर ऐड कर देंगे, या तो आइस क्यूब, ठंडा एकदम पानी ऐड करो, या तो आइस क्यूब ऐड करो। ये देख सकते हो अब जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर डाउन कर दिया, वाटर जैसे ही ऐड कर दिया, तो क्या होगा, येलो कलर की बहुत ही अच्छी क्रीम जो रहता है येलो कलर का, वैसी प्रोडक्ट आपकी फॉर्म होने लगेगी। और येलो कलर की प्रोडक्ट आ जाए तो समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन हो गई। यहाँ पे आप देखोगे जो येलो कलर फॉर्मेशन होगा, क्लियर सोल्यूशन है। जैसे अंदर वाटर ऐड कर दिया मैंने, चिल्ड वाटर, देखो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ चुके हैं। वाटर इनसॉल्युबल है, इसीलिए तो वो सब बाहर निकल के आई है। हो सकता है किसी के जब प्रैक्टिकल होते हैं तो डार्क येलो कलर रहता है, किसी का लाइट येलो कलर रहता है, तो कोई कलर की कोई चिंता नहीं करने की। जब फिल्ट्रेशन पूरा होगा ना तो ऑलमोस्ट सबके कलर सेम हो जाएंगे। ये देखो आपका येलो कलरेशन मस्त आ गया है। बस इसको स्टर करो, अच्छे से स्टर करते जाओ, थोड़ा और पानी डाल दो। ये स्टिकी प्रोडक्ट रहेगी बीकर के अंदर, तो क्या होगा कि आपको पानी का थोड़ा यूज ज्यादा रहेगा इसके अंदर। तो इसलिए जैसे ही आपकी प्रोडक्ट आ चुकी है, पानी हमने डाल दिया है, अब क्या करेंगे, इसका फिल्टर अच्छे से स्टर करने के बाद फिल्टर करना है। और फिल्टर में तो ग्लास और सेंटर में रखने का, वरना क्या करेंगे हम एकदम से ऊपर से डालेंगे जब ये एसिडिक है। जब बेसिस ज्यादा यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड हाईली कंसंट्रेटेड एसिड अनहाईली बेस कंसंट्रेटेड बेस यूज करते हैं, तो फिल्टर पेपर को वो होल उसको फाड़ देते हैं। इसलिए क्या है, हम ग्लास और बीच में रखेंगे और धीरे धीरे इसका फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद बीकर के ऊपर आपकी प्रोडक्ट रहेगी, तो हमें जाने नहीं देनी है। सी वाटर इनसॉल्युबल है, तो देख सकते हो आप बीकर में कितनी साइड में प्रोडक्ट रह चुकी है। इसको लेंगे किस तरीके से, तो हम ग्लास रोड अंदर डालेंगे। ग्लास रोड के ऊपर अगर रबर भरा होता है तो वो भी सही रहता है, और पानी डालेंगे। अब क्या करना है, पानी डालो, बाजू में उसको स्क्रब करो, स्क्रैच करते जाओ, बीकर तोड़ना नहीं है, स्क्रैच करते जाओ, और जितनी हो सके उतनी प्रोडक्ट को कवर करो, ले लो। थोड़ा थोड़ा पानी डालना, एक साथ भी पानी मत डालना। और ये जो है नाइट्रेशन प्रोसेस जो होगी ना, उसमें आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी आएगी, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में भी आएगी। तो इस वजह से हो सकता है आपको दो फिल्टर पेपर बना रेडी, फनेल रेडी करनी पड़े, तो वो भी करना पड़े। लेकिन ट्राई करना कि जितना हो सके कम पानी में पूरा आ जाए, वरना क्या होगा कि आप ड्राइंग में बहुत टाइम लोगे। ये देखो आपकी प्रोडक्ट का कलर कितना खूबसूरत येलो कलर हो चुका है इसका। अब इसको हम पूरा का पूरा फिल्टर करेंगे, और फिल्टर हो जाए उसके बाद फिर उसको हम निकालेंगे। जैसे दो कान है, ये वहां से पकड़ के निकालेंगे उसको, दो ऊपर वाले पोर्शन रहेंगे फिल्टर पेपर के, उसको पकड़ के निकालेंगे। और ड्राइंग तो ऑलरेडी आपको पता है किस तरीके से होता है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो मैं उठा रहा हूँ, निकालूंगा इसको, और उस निकालने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हैंड से निकालना है, एकदम से नहीं निकालना है। धीरे 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 उसको निकालो, क्योंकि पानी से लगा होगा। धीरे धीरे उसको निकालोगे, जैसे ऊपर आ जाए तो उसको दोनों उसके एंड क्लोज कर दो और हल्के से उसको प्रेस करो। तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वाटर होगा ना वो नीचे गिर जाएगा, वरना आपका क्या होगा कि वो फिल्ट्रेशन ड्राइंग में बहुत टाइम चला जाएगा। मैं देखता हूँ बच्चे अगर ऐसा नहीं करते तो आधा हाफ एन आवर जितना टाइम लेते हैं ड्राइंग में। तो ये देखो अब पानी की कितनी धाराएं नीचे गिर रही है। अब जैसे ही ये मैंने लगा कि हाँ मेरा ऑलमोस्ट प्रोडक्ट आ चुकी है, तो नीचे फिल्टर पेपर रखना है, उसके ऊपर आपकी पूरा का पूरा जो फिल्टर पेपर प्रोडक्ट का था उसको ओपन करेंगे, पूरा का पूरा ओपन कर देंगे हम। अब देखेंगे हम अननेसेसरी पार्ट बहुत सारा है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है, उसको हम फाड़ के साइड में रख देंगे। क्यों? क्योंकि वो भी फिर पानी वाला है, तो वो तो
एब्जॉर्ब करता रहेगा। अगर हम उसके ऊपर फिल्टर पेपर या तो ब्लोटिंग पेपर रख रहे हैं तो हमारा मेन इंटरेस्ट क्या है, प्रोडक्ट के अंदर। तो इसी तरीके से आपका ये प्रोडक्ट का देखो वो पोर्शन आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम दूसरा फिल्टर पेपर ढकेंगे। ठीक है, ये जो है ना स्टिकी प्रोडक्ट है बहुत ही। अगर आपने ब्लोटिंग पेपर रख दिया ना तो क्या होगा, ब्लोटिंग पेपर चिपक जाएगा। कुछ बच्चे जल्दी करने में चक्कर में क्या करेंगे, ब्लोटिंग पेपर रख देते हैं और आपकी पूरी प्रोडक्ट पिंक हो जाएगी येलो में से। तो देखो पहले मैंने क्या किया, ये ब्लोटिंग पेपर रख दिया। और जब भी हम यूज करेंगे पेपर्स को तो हर एक कॉर्नर को यूज करो, कितना अच्छे से देखो ये एब्जॉर्ब कर रहा है जल्दी से पानी को। तो हर एक कॉर्नर यूज करने के बाद ब्लोटिंग पेपर दूसरा लो, पूरा का पूरा उसको ड्राई कर दो। फिर क्या करना है, हमें फिल्टर पेपर हल्के से निकाल देना है। जो आपने ऊपर रखा था ना फिल्टर पेपर, उसको हल्के से निकाल दो तो आपकी प्रोडक्ट जो होगी वो आ जाएगी ऊपर ही, मस्त अच्छे से निकल के चले। और आपके पास क्या होनी चाहिए, स्पैचुला। ये देखो किस तरीके से फिल्टर पेपर निकाल रहे हैं कि हमने ले लिया है प्रोडक्ट को, और देखो हल्के से मैं एक एक पेज को निकाल रहा हूँ और आपकी प्रोडक्ट आ चुकी है। स्पैचुला अगर होती है आपके पास तो आप इजीली निकाल सकते हो वैसे, वरना जैसे मेरे हाथ पे चिपक गई है वैसे चिपक जाएगी। ये आपकी प्रोडक्ट आ गई। फिर इसको ड्राई करो। ड्राई बस फिल्टर पेपर रख के अब ड्राई करना है, अभी ब्लोटिंग पेपर नहीं रखना है। फिल्टर पेपर रख के ड्राई करते जाओ, प्रेस करो ऊपर से, हर एक उसको पाउडर फॉर्म बना दो। फिर उसके बाद प्रोडक्ट आ जाए उसका वे करो। लेकिन जब वे करना होता है तो उसको रख दो, क्रिस्टलाइजेशन शुरू करना है हमें साथ ही साथ। सी कोई भी प्रिपरेशन हो, जब ड्राई हो रही तो ड्राई होने दो, लेकिन साथ ही साथ उसका क्रिस्टलाइजेशन शुरू कर दो। जब कोई भी प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट 100 या उससे ज्यादा रहता है तो या तो हम रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब वाटर प्लस अल्कोहल रहता है उसमें, या तो फिर अल्कोहल के अंदर उसके अंदर मिक्स करते हैं और फिर गर्म करेंगे। जैसे ये प्रोडक्ट है इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, नियर अबाउट 200 जितना रहेगा। तो क्या करेंगे, हम अल्कोहल ले लेंगे। तो प्रोडक्ट हम ले लेंगे चाहे वेट कंडीशन में हो, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने की, हमें क्रिस्टलाइजेशन से मतलब है। तो क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ी प्रोडक्ट ले लेंगे ग्लास थोड़ा या तो स्पेचुला की मदद से, और उसके अंदर हम अल्कोहल ऐड करेंगे। तो अल्कोहल ऐड करने पे आपकी पूरी प्रोडक्ट टेस्ट ट्यूब के बॉटम पार्ट में आ जानी चाहिए, ना कि ऊपर रहनी चाहिए। फिर जैसे ही आप ले लेते हो वापिस से इसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड के टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर इंसर्ट करो, फिट करो और फिर उसको गर्म करना है। आप देखोगे जब मैंने अल्कोहल ऐड किया तो आपको टर्बिड सोल्यूशन दिखेगा व्हाइट कलर का, लेकिन जैसे ही ये देखो टेस्ट ट्यूब होल्डर में भराऊंगा और फिर उसके बाद मैं गर्म करूंगा। एक चीज खास याद रखनी है, कुछ बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट इतनी ज्यादा लेते हैं और सॉल्वेंट जो रहता है अपना डिजोल्विंग वो बहुत कम लेते हैं, तब जाके भी आपके क्रिस्टलाइजेशन नहीं आते हैं। और दूसरा, हम प्रोडक्ट बहुत कम लेते हैं, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा लेते हैं, तब भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। तो दोनों की अमाउंट सफिशिएंट होनी चाहिए। तो अब ये मैं गर्म कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे पूरा डिजोल्व हो जाएगा। जो आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिख रहे हैं वो धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंट येलो गोल्डन येलो कलर का सोल्यूशन पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो ये सॉल्युबल हो रहा है, देखो आप येलो कलर का सोल्यूशन हो रहा है, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। हीटिंग प्रोसेस भी आपको खास अच्छे से देखनी है। जब ऐसे ही उबाल होके बाहर आ रहा है तो फ्लेम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ही उसको दूर रखो। देखो सॉल्युबल हो गया ये, तो उसको दूर से हीट करते जाओ। इसको फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाना है, उसको दूर से हीट करते जाओ, वो अपने आप हीट होता जाएगा कंटिन्यूअसली और सॉल्युबल हो जाएगा। अब इसके बहुत सारे तरीके, सॉल्युबल हो जाए उसके बाद टेस्ट ट्यूब का आप एज इट इज रख सकते हो टेस्ट ट्यूब स्टैंड के अंदर। जैसे जैसे अगर आपको फाइन क्रिस्टल चाहिए तो कि ये कर सकते हो कि ग्रेजुअली टेम्परेचर डिक्रीज करवाना हो तो आधा घंटा टाइम लगेगा इसको क्रिस्टलाइजेशन में, क्रिस्टल आने में आधा घंटे का टाइम लगेगा। अगर आपको बहुत जल्दी एग्जाम में टाइम हो चुका है तो दो उसके अलग तरीके हैं। क्या करो कि दूसरी ठंडी टेस्ट ट्यूब ले लो, उसके अंदर आपका ये फिल्ट्रेट ट्रांसफर कर सकते हो, और दूसरा ये तरीका है वॉच ग्लास के ऊपर। तो यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं ये जो मेरा प्रोडक्ट जो सॉल्युबल हो चुका है, अगर उसको मैं वॉच ग्लास के ऊपर ट्रांसफर करता हूँ तो किस तरीके से आएगा। वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके सोल्यूशन वॉच ग्लास के ऊपर ट्रांसफर करो। तो वॉच ग्लास आपका क्लीन होना चाहिए, पानी से वॉश नहीं होना चाहिए। एक चीज ये भी याद रखना, ठीक है, पानी से वॉश नहीं होना चाहिए। वॉच ग्लास के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो देखो ये सोल्यूशन फॉर्म में है, जैसे 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 वो इवापोरेट होता जाएगा वो अपने आप सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये सॉलिड स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बन रहे हैं, ये क्रिस्टल ही है, बट ये क्या है, हम इमीडिएट प्रोसेस कर रहे हैं सब। ये ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं हो रहा है टेम्परेचर में, ये इमीडिएट प्रोसेस हो रहा है, इसलिए थोड़ा आपको ये सॉलिड पार्टिकल्स दिखेंगे क्रूड जैसे ही। अब देखो धीरे धीरे पूरे पार्टिकल्स बन रहे हैं, सॉल्वेंट जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा इवापोरेट होता जाएगा,
तो आपको क्रिस्टल फॉर्म दिखेगा और आपका पूरा का पूरा वॉच ग्लास जो होगा जहाँ पे सॉल्यूशन रखा होगा क्रिस्टल से भर जाएगा। एग्जाम के अंदर आपको ये प्रिपरेशन के लिए वॉच ग्लास में करोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर दूसरा तरीका जो रहता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करना है। वही सोल्यूशन है गर्म, ठंडी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दोगे तो अचानक से टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, इस वजह से आपको सीधा का सीधा क्रूड मिल जाएगा। आपको अचानक से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये देखो, ये जो सेकंड टेस्ट ट्यूब मतलब मेरे लेफ्ट हैंड के जो हाथ में है वो क्रिस्टल फॉर्म में ही है, लेकिन वो क्रूड मिलेगा, आपको क्रूड जैसा ही लगेगा, ठीक है। और दूसरी जो मैंने बोली कि ग्रेजुअल डिक्रीज करना है, तो उसको ठंडे पानी में रख सकते हो या तो एज इट इज रख दो। आधे घंटे के बाद धीरे धीरे आपके क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे, बट उतना टाइम आपके पास होना चाहिए। मतलब कि सपोज आपके एग्जाम का टाइम 2 घंटा है तो आपके पास एटलीस्ट 1 आवर में आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए और आधा घंटा आपको वो ड्राई के लिए क्रिस्टल फॉर्म के लिए होने चाहिए। जैसे क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है तो उसका आपको कंफर्म पता करना है कि मेरी प्रोडक्ट बनी है कि नहीं, तो वो आएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता ही कैसे लेते हो, कैपिलरी के अंदर एक एंड उसका क्लोज कर दो, फिर आपके क्रिस्टल इंसर्ट कर दो और आप उसको मेल्टिंग पॉइंट लो। एग्जाम में ऐसा होता है कि एग्जामिनर कुछ ऐसे होते हैं मेल्टिंग पॉइंट का पूछ रहे थे किस तरीके से सेटअप करते हो, कैसे लिया जाता है। अच्छा, वो आपको पूछ लिया, अगर आपको सब आता है तो बोलेंगे ठीक है मत लो मेल्टिंग पॉइंट। कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट लेना आपके पास लेना है, वो लोग बोलेंगे कि आप लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, पूरा सेटअप करो, पूरा बनाओ, शुरू भी कर दो, फिर आके बोलेंगे अच्छा ये प्रोडक्ट है, ओके ठीक है मत लो मेल्टिंग पॉइंट। बट एक चीज याद रखना, आपको मेल्टिंग पॉइंट तो लेना ही है। और एक दो एग्जामिनर ऐसे आ सकते हैं कि पूछेंगे कितना मेल्टिंग पॉइंट आया। तो मैं अगर बोलूं कि 216 इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोएसिटानिलाइट, तो आपको कभी भी 216 डिग्री सेल्सियस नहीं लाना है। आप बोल सकते हो कि सर 218 डिग्री या तो 220 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर आया, क्योंकि एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट तब आएगा जब आपके पास प्योर ड्राई क्रिस्टल होंगे तब। ये तो हम लैब के अंदर बना रहे हैं, काफी इम्प्योरिटीज रह सकती है, इसलिए हमें कभी भी एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। एक चीज का ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये पूरा प्रैक्टिकल था और आपको एक स्टेप भी हमेशा याद रखने पड़ेंगे, स्टेप वाइज किस तरीके से क्या करना होता है वो सब कुछ चीजें। ये यहाँ पे प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ दिखा नहीं होगा, तो यूट्यूब की लिंक आपको शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर, तब उस यूट्यूब की लिंक को आपको फॉलो करना है, क्योंकि उसी लिंक के ऊपर हम आपके वीडियोस जो है प्रैक्टिकल के वो अपलोड करेंगे। तो वेट ना करना हो ना कि सर भेजे तब देखे, तो उससे पहले नोटिफिकेशन जाए तो सब्सक्राइब कर देना मेरी और मैडम की चैनल को, दोनों को। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो ये अगर आप इसको बना दोगे, इसको रिएक्शन फॉर्म में लिख दोगे, स्टेप फॉर्म में लिख दोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको पूरी प्रोसीजर याद करने की भी जरूरत रहेगी। अगर आपको पता है कि ये स्टेप के अंदर एरो के ऊपर लिख दो ऐड दिस ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ऐड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, खत्म करते जाओ। स्टेप में बना दोगे तो बहुत इजी वे में आपको याद रहेगा, प्रोसीजर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जो आपकी एग्जाम आएगी उसके अंदर यही होगा कि जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन एक पूछ लूं कि चलो ये जो आपका एसिटानिलाइड है इसको हम किसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो बहुत सारी चीजें, मतलब ग्लेशियल एसिटिक एसिड का ऑप्शन दिया जाएगा, H2SO4 होगा, HNO3 होगा या अल्कोहल होगा। सॉल्युबल तो होगा ही सब में,